हाउडी फिजिक्स लवर्स, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑप्टिक्स के टॉपिक रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना होता है, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। ट्रेवल करते हुए वो रे ऑफ लाइट बेंड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है मीडियम के ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर और रे ऑफ लाइट के एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। कैसे, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब एक रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम to another medium, to another medium with or without bending, with or without bending, then it is known as, or then this phenomena is known as refraction. Okay, तो क्या लिखा है हमने यहां पे कि जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है विद और विदाउट बेंडिंग, देन इट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। क्लास 10th में भी हमने स्टडी किया है। जैसे मान लीजिए ये एक इंटरफेस है एक्स वाई। इंटरफेस हम उसको कहेंगे जो दो मीडियम्स को सेपरेट करेगा। मान लीजिए एक्स वाई के जो अबव है वो एयर है और जो बिलो है वो वाटर है। ठीक है, ये दो अलग अलग मीडियम है और दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है। अब यहां पर क्या होता है कि ये एक इंसिडेंट रे यहां पर इंटरफेस पर स्ट्राइक करती है इस पॉइंट पर। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब ये जो इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, इसके आगे के पाथ को डिफाइन करने के लिए हम यहां पर इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। दिस इज द नॉर्मल। ओके, now when the ray moves from rarer medium to denser medium, then what will happen? कि जो आपकी इंसिडेंट रे है that bend towards the normal। ऐसा क्यों हुआ, ये नॉर्मल के तरफ बेंड क्यों हुई, ये हम अभी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें समझना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने के बाद हम दोबारा से इसी टॉपिक पर आएंगे और ये सारे सवालों के जवाब जानेंगे। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हेल्प से हम ये जान सकते हैं कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है और कौन सा मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप n या फिर म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे दो प्रकार के हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं, और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, वन इज एब्सोल्यूट एंड सेकंड वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ लेट अस डिफाइन द फर्स्ट वन, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को कंपेयर करते हैं विद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1, but here this one medium is taken as air in case of absolute. Okay, or you simply write it as n. So refractive index is equal to speed of light in vacuum
to the speed of light in medium. अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का जो सिंबल है, वेरिएबल है, वो है c, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, और जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है इसका वेरिएबल है v. सो मैं ये कह सकता हूं कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज c/v. इसका फॉर्मूला हमारा है c/v. और हम सभी ने ये भी फॉर्मूला स्टडी किया है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू v/λ. और यू हैव हर्ड अबाउट इट इन केमिस्ट्री c/λ. ओके, कि जो फ्रीक्वेंसी है वो रेशियो है, किसकी रेशियो है? स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की. ठीक है, तो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, देखिए जो हमारा c है, अगर मैं इसको जनरली c लिखूं और एयर के लिए मैं यहां पर यूज करता हूं लैम्डा नॉट, या वैक्यूम के लिए मैंने यूज किया लैम्डा नॉट, और वैक्यूम के लिए मैंने स्पीड ऑफ लाइट ली c, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि c की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू, c के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं न्यू लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय, और v के केस में मैं लिख सकता हूं न्यू लैम्डा इन मीडियम. Whenever a light ray moves from one medium to another medium, its speed changes, its wavelength changes, but its frequency remains constant. क्योंकि जो आपकी c/λ की रेशियो है, ये रेशियो कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. तो यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को कैंसिल कर सकता हूं और यहां पर लिख सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो λ0/λ मीडियम के इक्वल है. सो एक और रिलेशन हमें पता चला कि फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c/v और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू λ0/λ मीडियम. ओके, सो हम ये भी यहां पर कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. In relative refractive index, we compare the two different mediums. For example, if I written here n2 1, ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है. इसका मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इसको ऐसे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1 और with respect to medium 1. ओके, अब इसको हम कैसे लिखते हैं? देखिए n2 1, इसका क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. ओके, ये हमारे दो डिफरेंट मीडियम्स हैं, एक का सबस्क्रिप्ट हमने 2 लिया और दूसरे का सबस्क्रिप्ट हमने 1 लिया. अब मैं यहां पर लिख सकता हूं जो मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था c/v, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं c/v2, c/v1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि n का मतलब है c/v और हमने लिखा n2 = c/v2, n1 = c/v1. नाउ नेक्स्ट c से हमने c कैंसिल किया, इसका मतलब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना मिला? दैट इज v1/v2. n2 1 इज v1/v2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ रे ऑफ लाइट इन मीडियम 2. अब यहां पर मैं ये फॉर्मूला दोबारा से यूज कर सकता हूं. हमारे पास फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू v/λ. सो न्यू इज इक्वल टू v/λ, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, v और लैम्डा चेंज करेंगे, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इट इज न्यू λ1 डिवाइडेड बाय न्यू λ2. न्यू से न्यू कैंसिल कर दिया हमने, तो हम इसे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू n2/n1 इज इक्वल टू v1/v2 इज इक्वल टू λ1/λ2.
So this is the relation between the ratio of the refractive index, ratio of the speed and ratio of the wavelength. ये हमने एक रिलेशन यहां पर डिराइव किया. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस क्वांटिटी है और आप इस क्योंकि एक रेशियो है, डायमेंशनलेस भी है और यूनिटलेस भी है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से हम मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को कंपेयर कर सकते हैं. अगर आपके पास दो मीडियम्स हैं, आप उनकी ऑप्टिकल डेंसरनेस को कंपेयर कर सकते हैं. और याद रखिएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में बहुत फर्क है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें मास डेंसिटी ऑफ वाटर और मास डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल, तो जो मास डेंसिटी ऑफ वाटर है वो ज्यादा है. लेकिन जब आप बात करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी की, तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल इज मोर देन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर. यस, सो बोथ आर डिफरेंट. ओके, so with the help of the refractive index you can check that कि किस मीडियम में आपकी लाइट रे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी या ऑप्टिकल डेंसरनेस एक्सपीरियंस करेगी. जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो दिस इज द बिहेवियर. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर दैट कि अगर ऑप्टिकल डेंसरनेस ज्यादा है, मीडियम डेंसर है, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट और जो वेवलेंथ है वो दोनों आपकी इस तरीके से डिक्रीज हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन. नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन. ओके, नाउ let us talk about Snell's law of refraction, and we come back on this point which we have derived just here. Okay, now let us talk about Snell's law of refraction. Now what is Snell's law of refraction? फर्स्ट वी कंसीडर एन इंटरफेस. सबसे पहले हम एक इंटरफेस कंसीडर कर लेते हैं, हमेशा की तरह XY. और इस इंटरफेस ने सेपरेट किया दो मीडियम्स को. एक मीडियम है रेयरर और दूसरा मीडियम है डेंसर. अब हम ये जान चुके हैं कि हम इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में समझ सकते हैं, N1 N2. और मैंने यहां पर यह भी मेंशन किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 इज ग्रेटर देन N1. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो मीडियम ज्यादा डेंसर है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो जो है आपका रेयरर है. ठीक है, अब देखिए यहां पर ये एक इंसिडेंट रे है, ये एक इंसिडेंट रे है, और इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया. नॉर्मल बोले तो 90 डिग्री टू द इंटरफेस. ओके, दिस इज योर नॉर्मल, this is your incident ray. Now rarer to denser bend towards the normal like this. This angle is called R. R is angle of refraction. This is I, angle of incidence. Angle of incidence आपने जो ड्रॉ करना है, मानना है, वो हमेशा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनेगा. दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे. ओके, नाउ what is Snell's law of refraction? Snell's law of refraction states that the incident ray, the refracted ray and the normal meet at the point of the incidence and lie on the same plane. कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल है, ये सभी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मीट करती हैं और सभी एक प्लेन पर लाई करती हैं. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इंसिडेंट रे, refracted ray and normal all meet at same point of incidence, at same point of incidence. जहां पर point of incidence है वहीं पर तीनों की मुलाकात होगी. ठीक है, and lie on the same plane.
and lie on the same plane. Point number 2. What is point number 2 or law number 2? It states that sin I by sin R, sin I by sin R is constant. It means ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. But what is that constant? क्या वैल्यू है इस कांस्टेंट की? तो इस कांस्टेंट की वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस कांस्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. This constant is replaced by refractive index. So I can write here sin I divided by sin R is equal to n to 1. Sin I divided by sin R is equal to n to 1, or I can also write here n2 by n1. Okay, so I can write it like this: sin I divided by sin R is equal to n2 by n1. या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर. क्या समझ रहे हैं इससे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम और उस मीडियम में जो एंगल बना है उसका साइन n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? साइन आई इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसका मतलब ये हुआ, मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड साइन आई इज कांस्टेंट. कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहां पर इस वाले केस में वो कांस्टेंट है. ओके, सो n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर. और यहां पर हम ये भी कर सकते हैं, देखिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 बाय n1. और अभी हमने प्रूव किया था कि n2 बाय n1 जो है वो किसके इक्वल है? v1 बाय v2 और लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 के इक्वल है. तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया बिटवीन द एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड, वेवलेंथ. अब सवाल हमारी पहला क्वेश्चन कि लाइट रे जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों बेंड हुई? अब मैं सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब दूंगा. देखिए पहले क्वेश्चन का जवाब है, तो इस इक्वेशन को देख लीजिए आप. हमारा रिलेशन है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n2 बाय n1. अगर मैं इस इक्वेशन को इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलता हूं तो मैं जानता हूं कि n2 जो है वो n1 से बड़ा है, और अगर n2 n1 से बड़ा है देन व्हाट विल हैपन? देन योर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्जर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉलर होगा. इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को स्मॉलर करने के लिए हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल के तरफ बैंड हो गई है. ठीक है, अगर इसी का वाइस वर्सा कर दें, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 देन व्हाट विल हैपन? साइन r इज ग्रेटर देन साइन i. अगर आपकी रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ज्यादा बनेगा. इसका मतलब रे आपकी नॉर्मल से अवे जाएगी. ओके, नाउ पहला स्टेटमेंट जो हमने लिखा था रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में कि इट मे गो विद बेंडिंग और विदाउट बेंडिंग. सो हाउ इज इट पॉसिबल कि जब रिफ्रैक्शन हो रही है, रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो ये कैसा पॉसिबल है कि वहां पर बेंडिंग ना हो? तो ऐसा भी पॉसिबल है. ऐसा कैसे पॉसिबल है देख लीजिए. अगर मान लीजिए हमारा ये इंटरफेस है एक्स वाई और इसमें ये आपकी नॉर्मल है और इसी नॉर्मल के अलोंग ये आपकी इंसिडेंट रे है. तो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो क्या बनेगा? जीरो बनेगा. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल जीरो हो गया क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग आ रही है. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका जीरो है तो आप देख लीजिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, आपको पता चल जाएगा. जस्ट पुट द आई हियर जीरो. साइन जीरो इज जीरो, सो साइन आर इज आल्सो जीरो. आर इक्वल टू जीरो. इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 by 0.
या फिर ऐसा हो जाए कि आपके जो दोनों मीडियम्स हैं दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो। नेचर में ऐसे दो लिक्विड हो जिनका दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तब भी कोई यहां पर बेंडिंग नहीं होगी, जिस पाथ से रे आपकी आएगी उसी पाथ से चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया रिफ्रैक्शन क्या है। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन मींस when a ray of light moves from one medium to another medium with or without bending, then this phenomena is known as refraction.